हेलो, नमस्ते, जय जोहार। मेरा नाम है भोजराज बारले और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नव अभियान छत्तीसगढ़ में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक शिक्षक, साहित्यकार और अंतर्राष्ट्रीय गीतकार डॉक्टर मुन्नालाल देवदास जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। मैं भी आप सबको नमस्कार कर रहा हूं। जी सर, आपका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है मुन्नालाल देवदास। मेरा जन्म गरियाबंद जिला के एक बहुत बड़ा ग्राम है कोपरा, जहां 12 अगस्त 1960 को मेरा जन्म हुआ था। और मैं पूरी पढ़ाई अपने ही गांव के प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक सन 1979 में मैट्रिक पास हुआ। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैं अपने गांव से 16 किलोमीटर दूर राजीव लोचन महाविद्यालय राजिम में पढ़ाई किया। 1982 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई। उसके बाद 1983 से लेकर के जून 1987 तक मैं ग्राम पंचायत कोपरा का उप सरपंच निर्वाचित हुआ था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक स्टूडेंट लाइफ से लेकर बने गांव की सेवा करने का भी ग्रामवासियों ने मुझे सहयोग प्रदान किया। और इसी के साथ मैं विकास खंड फिंगेश्वर, जो नेहरू युवा मंडल है, उसका प्रथम ब्लॉक अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य मिला। और जहाँ तक कि मेरी माँ का नाम श्रीमती इंदु कुमार देवदास और पिताजी का नाम श्री अलखुराम देवदास है। और वो दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देखिए, पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी उनके मन में पढ़ाई के प्रति बहुत ललक थी। और वो अपने दोनों बच्चों को, मेरा एक छोटा भाई है धुन्नालाल देवदास, हम दोनों की पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे माता पिता ने बहुत मेहनत मजदूरी की। भले ही वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने जी जान एक कर दी। और हम लोग दोनों भाई मिनी पीएससी परीक्षा दिलाए, पास हुए, शिक्षक बने। लेकिन ऊपर वाले की कृपा या ऐसा कुछ कहें कि हमको जब सर्विस मिला दोनों भाइयों को, तो हमारे पिताजी उस समय नहीं थे, वो स्वर्गवासी हो गए थे। तो हमारी पूरी देखभाल माताजी ने किया। मैं उसी समय एक 2 लाइन की कविता अपने पिताजी के लिए लिखा था। चूँकि वो इतने गरीबी परिस्थिति से हम लोगों को पढ़ाई लिखाई कराए थे, तो वो हम लोगों को एक फूल की तरह मानते थे। और वो स्वयं अपने परिवार रूपी बगिया के माली थे। और ये देखिए कि उनका जो सपना है वो जब सच हुआ तो वो अपने सपने को देख नहीं पाए थे। तब उनके लिए 2 लाइन लिखा था। अर्थी उठी अरमान की, अर्थी उठी अरमान की, नाजुक फूलों के कंधों पर, फूल फिर भी ऋणी है जाने वाले उस मेहमान की। तो मैं अपने पिताजी को भी और स्वर्गीय माताजी को भी इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और हम लोग आज जो कुछ भी हैं माता पिता के बदौलत ही हैं। और इसी प्रकार से फिर हम लोग मिनी पीएससी परीक्षा पास किए। शिक्षक की सर्विस मेरी 15 जुलाई 1987 की है। और मेरी प्रथम पोस्टिंग हमारे गरियाबंद जिला के सबसे बड़े रकबा वाले गांव हैं, जिसे कौंदकेरा कहा जाता है। वहाँ 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वो भूमि है कौंदकेरा। वहाँ मुझे 15 जुलाई 1987 से लेकर के 30 अप्रैल 2023 तक, माने 36 साल एक ही गांव में सर्विस करने का अवसर मिला। ये मेरे लिए और पूरे शिक्षा जगत के लिए बड़े गर्व की बात होती है कि एक शिक्षक एक ही गांव में 36 साल सर्विस देना मायने रखता है। बहुत बड़ी बात। और वो पूरे 36 साल में वो पूरा गांव मेरे लिए एक परिवार की तरह हो गया था। मैंने उस गांव में 3 पीढ़ी को पढ़ाने का अवसर मिला था। तो ये मेरी
शैक्षिक यात्रा है और वहीं से मैंने एक नवाचार सीखा। साथ ही उसी गांव से शैक्षिक व्यवस्था के साथ साथ मुझे 2007 में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल जी के कर कमलों से दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त। तो इस प्रकार से शिक्षा वो माध्यम है, यदि आप शिक्षा को सम्मान करेंगे तो शिक्षा आपको पूरे समाज में और पूरे राष्ट्र में एक सम्मानजनक स्थान दिलाता है। ये मैं शिक्षा विभाग में आने के बाद महसूस किया और कुछ पता नहीं। जी सर, जैसे अभी कुछ समय पहले बात हुआ नवाचार का, जी तो मैं इस टॉपिक के बारे में जानना चाहूँगा कि नवाचार होता क्या है असल में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात का जिक्र किया बारले जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे नवाचार जो है उसमें 4 अक्षर है, नवाचार है ना, उसमें 4 भी है और वो 4 ही अक्षर से बना हुआ है। तो न का मतलब होता है नवीन, वा का मतलब होता है वाजिब। वाजिब ये जो शब्द है उसका सही अर्थ होता है। न का अर्थ होता है नवीनता, नयापन। वाह का अर्थ होता है वाजिब, न वाह चार का मतलब होता है चारित्रिक, माने उसमें आप जो कर रहे हैं समाज के हित के लिए कर रहे हैं तो आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। नवाचार से जुड़ा हुआ है ना। न नवीनता, वाजिब, चारित्रिक और र से है रचनात्मक। तो इस प्रकार नवाचार जो है आज के परिवेश में हमारा जो भारतीय संविधान है और अभी वर्तमान सरकार जो है वो भी पूरा डिजिटल इंडिया और नवाचार बेस पे चल रहा है। तो मेरा मानना है कि हम जो भी शैक्षिक नवाचार करते हैं तो उस शैक्षिक नवाचार का मूल उद्देश्य होता है कि हम उन बच्चों को उस कंटेंट से, उस विषय वस्तु से उनको रुचिकर कैसे बनाएं और कैसे समझाएं ताकि उसके मानस पटल पर वो बात स्थापित हो जाए और यहाँ से ट्रांसफ़र होके वो अपने अन्य साथियों को बताएं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जी बिल्कुल। ये देखिए नवाचार का एक बहुत सरल उदाहरण। इसमें ये जो 3 है, 1 है, 3 है, 1 है, 3 और डबल 1, तो इस प्रकार से आप बच्चों को सिखाते हैं। तो इसको यहाँ से ऐसा कर दें, ये माना जाता है आ, है ना। इसके बाद आप यहाँ से, ये बहुत आसान चीज़ है, इसको कहते हैं नवाचार। ये देखिए, ये ऐसा बनाएंगे तो ओ हो जाता है। इसको भी आप ओ बना सकते हैं, इसको औ बना सकते हैं, ये अम बन जाएगा और ये आहा। तो हम बच्चों को सिर्फ 3 और 1 बनाना सिखाते हैं, ये अंक हो गया। तो अंक के साथ साथ हम उनको अक्षर भी बना सकते हैं। ये है नवाचार, अंकों से अक्षर बनाने की सरल विधि है ये। उसी प्रकार से ये देखिए 9 1 1 9 1 1, इसको कुछ नहीं करना है आपको, ये हो गया, यहाँ हो गया और इसको ऐसा करेंगे, ये भाभी हो गया, है ना। और दूसरी बात ये है भोजराज जी कि इसको घर के बड़े भाई है, माता पिता है, कोई भी कभी भी घर में बैठ के इसको आसानी से सिखा सकते हैं। और ये हमारा जो नवाचार है ये आंगनबाड़ी के लिए, बालवाड़ी के लिए, प्राथमिक एजुकेशन के लिए बहुत रुचिकर है। चूँकि लिखने की जो कला है ये, जिसकी आड़ी और तिरछी, आड़ी और खड़ी रेखा जब सही बनता है तब ये नवाचार अंकों से अक्षर बनाने की जो ये प्रोसेस है वो बहुत सरल आता है। इसी प्रकार से एक और दिखा देते हूँ। ये देखिए, ये 7 है, जिसको हम लोग इंग्लिश में 7 कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7।
तो इसका सिर्फ इतना करना है, ये जो 7 है ये बन जाता है ला, इसको ऐसा करने से ये बन जाता है ख, ये बन जाता है व, ये बन जाता है ब, ये बन जाता है न, ये बन जाता है त, ये बन जाता है ज। अब ये देखिए 7 से हम क्या क्या बना दिए, है ना। 7 से 7 अक्षर बन गए। अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ से जोड़ते हैं तो ये नल हो जाता है। ज को ल से जोड़ते हैं तो जल बन जाता है, क से जोड़ते हैं तो कल बन जाता है, तल बन जाता है, बल बन जाता है। इस प्रकार से आप केवल 7 से माने 27 अक्षर माने 27 शब्द बना सकते हैं। इसमें बिना मात्रा के आप कविता लिख सकते हैं। बच्चे इसको बहुत रुचिकर समझते हैं, माने उसका माइंड जो है एकाग्र हो जाता है ऐसा बनाने में। हम तो केवल उसको बना के दे देते हैं, लेकिन वो जोड़ के यहाँ से वहाँ जोड़ करके वो हमारे पास जब आते हैं तो उनका यह जो माइंड है वो बहुत विकसित हो जाता है। तो इसको कहते हैं नवाचार। तो आपने बहुत अच्छा जिक्र किया नवाचार के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005-06 में मुझे SCERT छत्तीसगढ़ की ओर से महाराष्ट्र भेजा गया था, जहाँ रतन टाटा जो जिनका भी डेथ हुआ जी, उनका एक फाउंडेशन है रतन टाटा इनोवेशन ट्रस्ट। तो वहाँ मैं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। मुझे रतन टाटा अवार्ड मिला था 2006 में। मैं रतन टाटा सर जी को आज उनके नहीं रहने पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो ये नवाचार जो है हमारे शिक्षा विभाग के लिए और पूरे आप जैसा जो भी काम करते हैं, तो नवाचार आज की एक महती आवश्यकता बन गई। यदि आप नवाचार अपनाते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी ही, क्योंकि उसमें नवापन है और आपकी एक्टिविटी है और आपकी क्रिएटिविटी के साथ वो दूसरों को फ़ायदा देने वाला है। सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण व्यक्ति भी इसको अमल कर सकता है आराम से। और मैंने तो इसका एक बुक निकाला है, अच्छा, अंकों से अक्षर बनाने की सरल विधि, अच्छा, जिसका 2006 में उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विमोचन किया था। अच्छा, जी हाँ जी। जी। और मैं आपको एक और बढ़िया बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो नवाचार हैं इसका माने इसको रिलीज़ भी हमारे दूरदर्शन रायपुर से किया गया था। माने 2 बार वहाँ जाने का अवसर मिला था शैक्षिक नवाचार के बारे में चर्चा करने के। सर, आपने शिक्षा में नवाचार के साथ साथ गीत संगीत में एक नया मुकाम कैसे हासिल किया है? भोजराज जी, ये बहुत इंटरेस्टेड बात है। शिक्षा और साहित्य के साथ तो मेरा जुड़ाव शुरू से था, और गीत के विधा में जब हमारे गांव में बचपन में रामायण का कार्यक्रम होता था, माने हमारे मोहल्ला में सियान लोग रामायण पढ़ते थे। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो रामायण सुनने जाते थे। तो वो लोग बढ़िया भजन गाते थे, हम लोग भी ताली बजा बजा के भजन गाने का अभ्यास करते थे। तो उस समय दिमाग में आया कि हम लोग भी जब गाते थे तो मन उनके भजनों में लग जाता था। तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई तो उसका रुझान होते गए, और जब मैं हाई स्कूल में आया तो रामायण पढ़ने लायक जब बना, वो मिडिल स्कूल में कोपरक मिडिल स्कूल में हमारे जो शिक्षक थे वो हर शनिवार को रामायण का आयोजन करते थे 2 घंटा। तो हमारे जो प्रधान पाठक थे श्रद्धेय, अभी तो वो स्वर्गवासी हो गए हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, वो प्रधान पाठक थे और वो भागवत भी पढ़ते थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो उन्हीं के माध्यम से रामायण होता था। और मुझे वो तबला बजाने के लिए
प्रेरित करते थे। तो उस समय तबला नहीं था तो मैं डेक्स को बजाता था ऐसे। तो उस समय से फिर वो रामायण से उसका जुड़ाव हो गया मानसिक रूप से। फिर रामायण हमारे मोहल्ले में जो रामायण संस्था थी उनसे जुड़ा, और फिर एक हारमोनियम वाले के साथ बैठ के 2-2 लाइन गाने का अभ्यास किया। जैसे कोई प्रसंग आता था तो उस प्रसंग पे बहुत 2 लाइन की भजन बना लेते थे और उसी को गाते रहते थे। तो वहाँ से फिर वो गीत लिखने का, भजन तो 2 लाइन का था, तो वहीं से भी एक बाल्यकाल से मन में प्रेरणा हुई कि इसको कैसे 2 लाइन है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो वो धीरे धीरे गीत के रूप में बढ़ते गए। तो हमने अपने फ्रेंड सर्कल में जो विद्यार्थी लोग थे तो उनके साथ एक टीम बनाए, अपने मोहल्ला के और अपने गांव के कुछ युवा साथियों को जोड़ के एक लोक कला मंच तैयार किए। जैसे गांव में दशहरा दिवाली में नाटक होता है, तो हम लोगों ने उसी नाटक मंच के साथ साथ नवा बिहान एक संस्था बनाया। अच्छा। नवा बिहान, वो बहुत पहले की बात है जब हम लोग छोटे छोटे थे। तो उसी में कुछ गाना वगैरह और नाटक वगैरह, नौटंकी वगैरह करते थे और बहुत आनंद लेते थे। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और हाई स्कूल में आया, कॉलेज में आया, तो फिर वो लिखने का स्तर बढ़ते गया और मैं गीत विधा को महत्व देने लगा। और धीरे धीरे ये गीत विधा जो है, मेरा मानना है कि ये जो कोरोना काल आया देश में, अब कोरोना काल में तो लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, तो मैं सोचा कि चलिए अब कोई एक इसमें भी इनोवेशन करते हैं और अपने गीत को, चूँकि ये डिजिटल इंडिया का युग है, तो उस प्लेटफॉर्म को लेकर के अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाएं और उसमें उत्साह जगाएं। फिर उसके बाद वो गीत लिखने का जो सिलसिला है, माने यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, वो कोरोना काल ही मेरी देन है। अच्छा। हमने कोरोना काल में कुछ संगीत प्रेमी साथियों को जोड़ करके, चूँकि मिलना तो नहीं होता था, तो ऑनलाइन अपन कार्यक्रम रखते थे और उसी में सब उसको कंपोज करके कोरोना काल में शुरू किए। और उस योजना को इतना अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों का आशीर्वाद मिलते गया। अब मैं धीरे धीरे उसको लिखने के साथ साथ मन में आया कि अब ये कोरोना काल है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो अपने जो प्रोफेशन है उसको हाई लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। तो और मेरे जितने भी गीत आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पर ही आधारित हैं। तो एक, और जहाँ तक मेरा मानना है कि पूरा छत्तीसगढ़ की जो अस्मिता है, तो हम उसको माता कौशल्या के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, है ना जी। छत्तीसगढ़ का यदि कोई वर्चस्व है पूरे विश्व में या उसकी अस्मिता है, तो वो है माता कौशल्या। तो सबसे पहले मैंने माता कौशल्या पर ही एक गीत लिखा। अच्छा अच्छा। जी हाँ। श्री राम की जननी कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है, सिया राम के ललना की ये कर्म भूमि छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ एक और रेफरेंस देना चाहूँगा, अयोध्या और छत्तीसगढ़, है ना, ये रामायण कालीन युग की देन है। कि हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ वासी कि जहाँ की बेटी कौशल्या है और उनके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक राम जी हैं, जिनको हम लोग भांजे के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ऐसी कला संस्कृति को उस कोरोना काल में हाईलाइट करने के लिए मैंने उस गीत की रचना की और मेरा सौभाग्य है कि उस गीत को वर्ल्ड फेमस भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा ने स्वर दिया और वो इतना पॉपुलर हुआ कि उस गीत
इसको रिलीज़ हमारे वर्ल्ड फेमस टी सीरीज के द्वारा किया गया। तो यहाँ से मेरा एक सिलसिला चालू हुआ गीत लिखने का। उस गीत की सफलता ने मुझे और प्रेरित किया और लिखो। फिर उसके बाद एक हमारे छत्तीसगढ़ में, जिनको हम प्रयाग नगरी कहते हैं, राजिम, जैसे पूरे भारतवर्ष में इलाहाबाद या प्रयागराज को महत्व दिया जाता है, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जस्ट लाइक उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारा जहाँ एरिया है, राजिम में 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी नदी और सोढ़ुल नदी, ये भी त्रिवेणी संगम है। और ऐसी मान्यता है कि वहाँ भगवान राम 14 साल के वनवास काल में आए थे और उसी त्रिवेणी संगम में स्नान किए थे। माता सीता ने वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे कुलेश्वर महादेव कहा जाता है। तो उस कुलेश्वर महादेव को हाईलाइट करने के लिए मैंने एक गीत लिखा जी। और वो गीत भी टी सीरीज़ में है और उसे फिल्मी सिंगर ऐश्वर्या पंडित ने आवाज़ दिया है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो छोटे छोटे कलाकार हैं, उन्होंने अपनी कला का परिचय दिया और वो भी टी सीरीज़ में गया है। तो ये हम कुल मिला के अपनी गीतों में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को दर्शाते हुए एक प्रयास किया और उस प्रयास में सबका आशीर्वाद मिला। और छोटे छोटे जो कलाकार हैं, नौसिखिया कलाकार हैं, उनको भी टी सीरीज में पहुंचने का अवसर मिला। तो इस प्रकार से कारवां गीत लिखने का बढ़ता गया। एक तीसरा गीत हमने राजीव लोचन भगवान पे लिखा और उसको, वो छत्तीसगढ़ी गीत है। राजीव लोचन के बारे में जो लिखा वो छत्तीसगढ़ी गीत है और उस छत्तीसगढ़ी गीत को पद्मश्री अनुराधा पोडवाल ने आवाज़ दिया है और वो भी टी सीरीज़ में गया है। अच्छा। और ये फ़ख्र की बात है मेरे लिए कि उस टी सीरीज का पहला छत्तीसगढ़ी गीत मेरे लिखे हुए गीत को माना गया। तो मैं इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये कोरोना काल की देन है, जब सब लोग घर में थे तब हमने अपने आप को चैलेंज किया कि लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए और वो गीत लिखने की परंपरा हम शुरू हुई। और चौथा गीत अभी दशहरा के दिन रिलीज़ हुआ है। ये है 2023, 12 अक्टूबर 2023 दशहरा के दिन एक मेरा गीत रिलीज़ हुआ, कौशल्या के राम, जिसे पद्मश्री सुरेश वाडकर ने आवाज़ दिया है। और फीमेल सिंगर हैं अमेरिकन सिंगर, जिसको वंदना श्रीवास्तव ने आवाज़ दिया है। तो ये गीत लेखन के क्षेत्र में मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे लिखे हुए गीत को पद्मश्री सुरेश वाडकर जी और अंतर्राष्ट्रीय गायिका वंदना श्रीवास्तव ने आवाज़ दी है ना। ठीक। राजा बनने से पहले बनवासी बन गए राम, राजा बनने से पहले बनवासी बन गए राम, 14 बरस पैदल चल के किए अनूठे काम, हे कौशल्या के राम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। तो मेरे जितने भी रचना है ये छत्तीसगढ़ और भारतीय संस्कृति पर आधारित है। और मुझे एक गुरुदेव ने सजेशन दिया था कि यदि लिख रहे हो तो सार्थक लिखो, केवल 4 दिन के लिए वाहवाही लेने के लिए लिखना अच्छी बात नहीं है, है ना। लिखो तो सांस्कृतिक धरोहर पर लिखो, ताकि आप नहीं भी रहो तो आपके गीत आपकी याद लोगों को दिलाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये मैं मानता हूँ कोरोना काल की देन है। और गीत की जो सिलसिला है, एक हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी जिनको कहते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, तो उनके लिए भी गीत लिखा, वो छत्तीसगढ़ी में था जी। और वो शायद हमारे छत्तीसगढ़ के
सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड से रिलीज़ हुआ था और उनमें भी हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा काम किया और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ कर के लोक कला मंच में, रामायण मंच में बहुत अच्छा मैंने अपनी कला का, अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। और आज आपके साथ भी हम अपनी पुरानी बातों को ताज़ा कर रहे हैं, इसके लिए आपके चैनल को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक गीत विधा में और अच्छी बात यह है कि ये डिजिटल इंडिया का युग है और लोग मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देख लेते हैं और उनके मन में भी यदि कोई गीत गाने की, लिखवाने की कामना होती है तो बाकायदा मोबाइल में तो नंबर, व्हाट्सएप में तो नंबर है। तो एक अभी इसी दिसंबर के लास्ट वीक में और एक गीत लिखने के लिए प्रेरित किया, खाटू श्याम के लिए। अच्छा। खाटू श्याम के लिए, और वो रहती हैं बेंगलोर में। तो उनने निवेदन किया कि सर मेरे लिए एक गीत लिखो, तो उनके लिए एक गीत लिखा खाटू श्याम के लिए। तो वो वहाँ से बेंगलोर से आई थी और वो 27 दिसंबर 2024 को रिकॉर्डिंग हुआ आलाप म्यूजिक सेंटर रायपुर में। तो इस प्रकार से कारवां चल रहा है। अभी एक सज्जन ने परमपिता परमात्मा पर गीत लिखने के लिए निवेदन किया, तो उनके लिए भी अभी लिखा हूँ। तो लेटेस्ट अभी 4-5 गीत तो अभी स्पेयर में है। अच्छा। जी हाँ, तो ये गीत लिखने में बहुत आनंद आता है। हाँ, मैं एक बार वैसे सोच रहा था, एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिर आप गीत लिखते हो, कविता लिखते हो, तो दोनों में क्या अंतर है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा जी कि कविता और गीत में बहुत अंतर होता है। कविता लिखते हैं तो वो आपकी स्वतंत्र है, कविता लिख रहे हैं तो वो आपकी स्वतंत्र विधा है। लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर यदि गीत लिख रहे हैं तो उसमें पैरामीटर होता है, मात्राएं होती है। कविता को तो आप लिख के रख देते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन उसमें यदि गीत लिख रहे हैं तो उसमें पैरामीटर होता है, मात्राएं होती है, स्वर होता है, लय होता है, ताल होता है। तो उन सब में उनका कंपोजिंग बनना चाहिए, तब वो गीत बनता है। बिल्कुल सही है ना जी। कविता तो आप लिख लेते हैं, बहुत सरल बात है। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो नवोदित रचनाकार हैं, गीतकार हैं, उन युवा साथियों से भी कहना चाहूँगा कि आप यदि कविता लिख रहे हैं तो कविता को भी आप पैरामीटर में लिखेंगे तो वो गीत के रूप में ढल जाता है। अच्छा, ऐसा है। ठीक। सर, हमें पता चला है कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों के लिए काफ़ी काम करते हो, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। जी हाँ, बढ़िया बात है। भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपने बचपन में गरीबी को बहुत करीबी से देखा है। मैं जानता हूँ कि एक गरीब या दिव्यांग विद्यार्थी की पीड़ा क्या होती। तो जो पीड़ा बचपन से झेला रहता है वो दूसरों के दर्द को बहुत अच्छी तरह समझता है। तो मैंने जब शिक्षा विभाग में 1987 में प्रवेश किया और उस समय के बाद से मुझे बहुत सारे फील्ड में काम करने का सरकार ने अवसर दिया। मैं संकुल समन्वयक भी रहा, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पे विभिन्न जो प्रशिक्षण सरकार के द्वारा आयोजित होते थे उसमें मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में काम किया। तो अपने विकासखंड फिंगेश्वर में एक कार्यक्रम में एक विद्यार्थी, एक दिव्यांग टीचर को वो रिक्शे में लाते थे, माने टहलते हुए जी। तो उससे भोजन के पश्चात पूछा, बेटा कौन सा क्लास पढ़ते हो? तो वो रोने लगा। तो मुझे आश्चर्य हो कि मैंने सिर्फ इतना ही पूछा है कि तुम कौन से क्लास पढ़ते हो, तो इसके रोने के पीछे राज क्या? तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन
परिस्थिति नहीं है पढ़ने लायक। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उस समय जैसा अभी गवर्नमेंट ने निःशुल्क शिक्षा योजना लागू की, लेकिन वो 97-98 में ऐसा प्रोग्राम नहीं था। तो उस समय हमको भी मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, सब जगह फीस देना पड़ता था। अच्छा। तो वो उस कंडीशन में नहीं था वो बालक। तो सबको शिक्षा विभाग में, चूँकि वो शिक्षक के साथ आया था, तो उनको फीलिंग हुई कि लोग इतने अच्छे अच्छे हैं और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो फिर मैं प्रेम से पूछा, बताओ, मैंने दिल की बात बताओ ऐसे। तो बोले कि हमारे परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन फीस नहीं पटाने के कारण मेरा नाम कट गया है। तो मैं फिर वो, चूँकि मैं मास्टर ट्रेनर था, तो जब सेशन शुरू हुआ तो मैं सारे टीचर 40 लोग थे, तो उनके सामने एक प्रश्न रखा कि हम यहाँ प्रशिक्षण हाल में सभी टीचर 40 लोग बैठे हैं, है ना, और एक विद्यार्थी है और 40 पीरियड है, हम बच्चों को कैसे, उस एक बच्चे को हम क्या पढ़ा सकते हैं? हम लोग 40 शिक्षक हैं, एक विद्यार्थी है, क्या हम लोग मिल के उसको पढ़ा सकते हैं? तो उनको समझ नहीं आया कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या बोलना चाहता। तो सब लोग बोले ऐसा नहीं हो सकता सर, बच्चा एक है, हम लोग 40 टीचर हैं, 40 पीरियड कहाँ से बनाएंगे? वो बच्चा तो क्या समझ पाएगा। तो मैं उसको, चूँकि मैं नवाचार का टीचर रहा हूँ, इसलिए उसको हैंडल किया। देखो ये एक विद्यार्थी है ना, अब ये पढ़ नहीं पा रहा है, क्या 40 टीचर मिलके हम इस एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं? तब भी वो समझ नहीं पाए, नहीं पढ़ा सकते। हमारे 40 पीरियड ही नहीं होता तो एक बच्चे को हम कैसे पढ़ाएंगे? तो मैं बोला, देखिए आप लोग, मैं जो कह रहा हूँ उसको उस आइडिया से समझो। तो सब ने कहा कि आप एकदम खुलासा करके बताइए कि आप बोलना क्या चाहते हैं। तो मैं अपनी बात रखा कि उस बच्चे को सामने लाया, ये होमन यादव है और ये 8वीं कक्षा में फीस नहीं पटाने के कारण इनका नाम कट गया है ना, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो क्या हम सब इनको सब मिला के पढ़ा सकते हैं? अब सबको समझ आ गया, तो सब तैयार हो गए। तो शुरुआत मैंने किया, मैं इनके जितने भी फीस होगा मैं दूंगा। तो एक ने खड़े होकर कहा, जितना कॉपी लगेगा मैं दूंगा। एक ने ड्रेस दे दिया। तो इस प्रकार से 40 शिक्षकों ने मिल करके उस एक लड़के को आगे बढ़ाया। और वो एक लड़का फिर, अब वहाँ प्रशिक्षण तो समाप्त हो गया, फिर वो लड़का जो है 9वीं कक्षा से ले करके कॉलेज तक के वो पढ़ा। अच्छा। और उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी थी, है ना, क्योंकि उनके घर में कुछ नहीं था। तो उनको पढ़ाया और इतने अच्छे पेंटर हैं वो, आप बैठे हो 5 मिनट में आपका हूबहू नकल बना देते थे, इतना वो चित्रकार। तो 12वीं पास होने के बाद बोले कि सर मैं अपने प्रोफेशन को बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। तो क्या करना चाहते हो? मैं खैरागढ़ से पेंटिंग में डिप्लोमा करना चाहता। तो फिर मैंने उस विद्यार्थी को अपने खर्चे से उसको डिप्लोमा दिलाया और वो कंप्यूटर जॉब में भी ट्रेंड हुआ। और उसकी जो चित्रकला है, वो चित्रकला के माध्यम से ही जितने शासकीय कार्य होते हैं, स्कूलों में जो पेंटिंग डेंटिंग होता है, तो आसपास के जितने विद्यालय हैं उस बच्चे को महत्व देते हैं। तो उनके स्वरोजगार बन गए। और वही जो उसकी चित्रकला है, उसके परिवार के भरण पोषण का एक माध्यम बन गया। ये एक विद्यार्थी हुआ, है ना। उसी प्रकार से एक विद्यार्थी है जिसका नाम है रोशन, वो हमारे गांव के पास ही हैं। और वो रोशन बहुत छोटा था, वो शिशु मंदिर में पढ़ रहा था।
उसके पिताजी अच्छे माने लोक कलाकार थे, लेकिन आर्थिक आप देखेंगे कि जितने बड़े कलाकार होते हैं वो कहीं ना कहीं गरीबी से जूझते रहते जी, हैं, है ना। जी। ये कई जगह अपवाद भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश देखा गया है कि जो कलाकार होते हैं वो निचले स्तर के होते हैं और वो कला के माध्यम से ही अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। तो उसी प्रकार से एक महेंद्र कुमार था, वो लोक कलाकार थे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। तो मैं भी उन लोगों के साथ जुड़ा था, कलाकार के साथ, और चूँकि मैं टीचर था तो उन्होंने कहा कि सर ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारी स्थिति नहीं है कि हम इनको पढ़ा सकें। तो बोला कि आपकी दर्द मेरी दर्द है, मैं उस बच्चे को पढ़ाऊंगा। तो वो दोनों भाई बहन को शिशु मंदिर से लेकर के 12वीं तक के ऐसा पढ़ाने का पूरा जिम्मा लिया। और उस विद्यार्थी ने फिर 12वीं निकलने के बाद एक ट्रेनिंग किया, IIT ऐसा कुछ किया। ट्रेनिंग करने के बाद फिर वो बोले कि मैं और प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ सर, तो उसको प्रशिक्षण भी करवाया और आज वो विद्यार्थी पढ़ लिख करके अपने स्वरोजगार में अपने पूरे परिवार को चला रहा है। और ये माने दुखद बात यह है कि वो बहुत छोटा था तब उनके दोनों माता पिता दीपावली के दिन स्वर्गवासी हो गए, माने बिना माता पिता के हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना माने आत्मिक संतुष्टि देती है। माने समाज में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको हकीकत में सहयोग की आवश्यकता है। यदि आपका कुछ अंश उनके भविष्य निर्माण के लगता है तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। और मैं तो ये मानता हूँ अपने जीवन के साथ कि मैं आज जो कुछ हूँ, है ना, आज मुझे जो कुछ, चाहे गीत के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, समाज सेवा हो, मानस के क्षेत्र में हो, जितनी भी उपलब्धियाँ हैं, मैं उन गरीब बच्चों की दुआओं को मानता, माता पिता के आशीर्वाद को, है ना जी। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा ऐसे गरीब बच्चों के साथ शेयर कर देता हूँ। जी जी। और आत्मिक संतुष्टि भी होती है। इसी प्रकार से हमारे राज्य में एक दिव्यांग संस्था है, संकल्प सेवा संस्थान। वहाँ एक बार जाने का अवसर मिला तो आप जाओगे तो वहाँ माइंड थोड़ा से हो जाता है देखने के बाद कि किसी को कोई ब्लाइंड है तो कोई सुन नहीं पा रहा है, तो किसी के माता पिता नहीं है। तो वहाँ की जो संस्थापिका है उन्होंने कहा कि सर हमारे कुछ बच्चे संगीत सीखना चाहते हैं और हमारे पास साधन नहीं है। तो मैंने उन सारे बच्चों के लिए संगीत के इंस्ट्रूमेंट खरीद के दिए और 2 महीना के बाद जब गया तो वो बहुत मशगूल थे, माने बजाते हैं, गाते हैं। तो किसी के जीवन में कुछ रोशनी मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता सर। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार से गरीब विद्यार्थियों के साथ और मैंने बहुत हेल्प किया। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बताना भी पड़ता है, लोग प्रेरित बताना पड़ता है। जी हाँ जी सर, जैसे आपने सारा चीज़ बताया तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों के लिए समय कैसे निकालते हो? बहुत सारा चीज़ एक साथ आपको मैनेज करना पड़ता होगा, तो कैसे समय निकलता है इन सब चीज़ों के लिए? दरअसल भाई साहब आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, समय कैसे निकालते हैं। समय तो सबके पास, जितना समय मेरे पास है उतना समय आपके पास है, पूरे संसार के पास ही समय है। और सबसे बड़ी बात समय निकालने की जो है वो स्वयं करना पड़ता है ना। और आपके प्रश्न का एक बढ़िया जिज्ञासा मूलक उत्तर देना ये चाहूँगा कि समय कैसे निकालते हैं। तो परिवार जो है, परिवार में भी समय देना पड़ता है ना। अधिकांश समय तो लोग परिवार में ही देते हैं, लेकिन मेरे साथ इतना अच्छा संयोग ये है
कि मैं अभी तक के शादी नहीं की हूँ, इसलिए इसलिए समय निकल जाता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, गृह कारज नाना जंजाल ते अति दुर्गम शैल विशाल। तो परिवार तो है, यानी भाई का परिवार है, उनके 2 बच्चे हैं, उनके भी हैं, परिवार है, लेकिन मेरे ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मैं शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, नवाचार और सारे कार्यों के लिए पर्याप्त समय निकाल लेता हूँ। तो ये सबसे बड़ा, और मेरा आदर्श है स्वामी विवेकानंद जी, है ना। जी जी, मेरा आदर्श है स्वामी विवेकानंद, और मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके आज तक के शादी नहीं की, इसलिए सबके लिए समय निकाल लेता हूँ। जी सर, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, मैं भी जब युवा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे देख के वो समझ जाएंगे। तो मैंने अपने लिए जो टारगेट निर्धारित किया था, मुझे अच्छे मार्ग पर चलना है, अच्छा आचरण करना है, और अच्छा आचरण और अच्छे मार्ग पर जो चलते हैं सब लोग उन्हीं का अनुकरण करते हैं। तो मैंने अपने लिए एक गीत बनाया था, आप कहें तो मैं शेयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने लिए मैंने एक गीत बनाया था, वो गीत आपको सुनाना चाहूँगा, और मैं सारे अपने युवा साथियों को भी सुनाना चाहूँगा। और ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि हर शैक्षिक कार्यक्रम जब प्रशिक्षण होता है तो उस गीत को सभी टीचर हमारे क्षेत्र के गाते। मैं तारों सा चमकाऊँगा, मैं फूलों सा महकाऊँगा, मैं तारों सा चमकाऊँगा, मैं फूलों सा महकाऊँगा, अपने जीवन की बगिया को, अपने जीवन की बगिया को अपने हाथों से सजाऊँगा, अपने हाथों से सजाऊँगा, मैं तारों सा चमकाऊँगा, मैं फूलों सा महकाऊँगा। इसका अंतरा देखिए। असंभव कुछ भी नहीं जग में जिसे हम पा नहीं सकते, नहीं ऐसा कोई भी गीत जिसे हम गा नहीं सकते, साधना पथ का पथिक बन प्रीत हित गीत में गाऊंगा, अपने जीवन की बगिया को, अपने जीवन की बगिया को अपने हाथों से सजाऊंगा, अपने हाथों से सजाऊंगा, मैं तारों सा चमकाऊंगा, मैं फूलों सा महकाऊंगा। और मेरा जीवन इसी के साथ ढलते गए, ये अपने लिए बनाया था। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। और आपने मुझे इनवाइट किया जी, मेरे शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, नवाचार और कौशल्या माता के लिए जो मेरा ये एक संकल्प है उस पर आपने चर्चा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं तमाम दर्शकों का भी हृदय से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका जर्नी, आपके ज़िंदगी के बारे में जान के, आपके साहित्य के बारे में जान के हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ हम दर्शकों को विदा लेते हैं, और जल्द ही आपसे एक और बार मिलेंगे और बहुत सारे अलग अलग नए नए टॉपिक में बात करेंगे। अभी तो केवल 25% ही हुआ है। जी जी बिल्कुल, है ना, और बढ़िया मिलेंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।